Hello everyone, welcome back to my channel। आज का जो हमारा क्लास है स्पेशली ड्यू जैट स्टूडेंट्स के लिए है जो ड्यू जैट इस ईयर देने वाले हैं एग्ज़ाम्स ड्यू जैट 2021। तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग, है ना। डिटेलिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियसली 2020 के एग्ज़ाम्स में आए हुए थे, हम लोगों को कैसे सॉल्व करने हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, कैसे हम लोगों को हैंडल करना है ना एवरीथिंग इन योर ड्यू जैट एग्जामिनेशन। वही आज के हम लेक्चर में देखेंगे किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में से किस तरीके के क्वेश्चंस एलआर वाले सेक्शंस में पूछे जाते हैं। इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है आफ्टर सीइंग द वीडियो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका जो भी पर्टिकुलर डाउट है। तो आज की टोटली क्लास डेडिकेटेड है टूवर्ड्स ड्यू जैट students who are appearing for their examination for the year 2021. Let's start with the previous year questions of LR. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आया हुआ था वो सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि रीड द पैसेज बिलो केयरफुली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट। बिफोर आई विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो सेटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, है ना। देखें जी, पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। रीड द पैसेज बिलो केयरफुली। 6 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल। एक शेप है, शेप कौन सी है? सर्कुलर शेप है। 6 बॉयज हम लोगों को बिठाने हैं उसमें। समीर इज सिटिंग ऑपोजिट टू रमेश। समीर और रमेश दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट्स बैठे हैं, ठीक है जी। सपोज करते हैं स्टूडेंट कि मैं समीर को इस पोजीशन पे बिठा रही हूँ। प्लीज अपनी अपनी स्क्रीन की तरफ देखें। मैंने समीर को इस वाले पोजीशन पे बिठाया। अगर मैं समीर को यहाँ बिठाती हूँ तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से देखें, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समीर और रमेश एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर समीर इस पोजीशन पे बैठा है तो रमेश उसके एकदम सामने बैठेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि वो दोनों ऑपोजिट्स में बैठ रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें। पार्थ इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रमेश बट लेफ्ट ऑफ दीपक। पार्थ के बारे में स्टूडेंट क्या कहा गया कि वो किसके राइट में बैठा है? रमेश के राइट में बैठा है। और किसके लेफ्ट में बैठा है? दीपक के लेफ्ट में बैठा है, ठीक है जी। तो रमेश का राइट। अब एक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ इस क्वेश्चन में कहीं भी स्टूडेंट्स ये मेंशन नहीं है कि हम जो सर्कल में स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका फेसिंग किस तरफ है। तो जब भी ये वाली बात एब्सेंट हो क्वेश्चन में तो आपने ऑलवेज सेंटर की तरफ देखते हुए ही बिठाना है। अब उसने मेरे से क्या कहा? पार्थ राइट में बैठा है किसके? रमेश के। रमेश कहाँ पे बैठा है? रमेश समीर के ऑपोजिट बैठा है, दैट मीन्स दिस पोजीशन पे, है ना। तो रमेश का राइट क्या हुआ? क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट क्या लेना है कि टूवर्ड सेंटर ही वो लोग देख रहे होंगे, तो रमेश का राइट स्टूडेंट क्या हो जाएगा? दिस साइड। तो पार्थ कहाँ बैठा होगा स्टूडेंट? दिस, एट दिस प्लेस। तो पार्थ मेरा यहाँ बैठा होगा। रमेश के राइट पे कौन बैठा है? पार्थ बैठा है। फिर से स्टेटमेंट को रीड करें। पार्थ जो बैठा है रमेश के राइट में बैठा है बट लेफ्ट ऑफ दीपक, बट दीपक के लेफ्ट में। तो इसका मतलब क्योंकि हम पार्थ की पोजीशन की ही बात कर रहे हैं फ्रॉम रमेश एज वेल एज फ्रॉम दीपक, तो दीपक को अगर मैं यहाँ बैठाऊंगी तो दीपक का लेफ्ट स्टूडेंट क्या आ जाएगा? पार्थ। क्योंकि अगेन दीपक भी किसकी तरफ देखा होगा? सेंटर फेसिंग। तो दीपक का लेफ्ट ये होगा और दीपक का राइट कौन सा होगा? जहां समीर बैठा है। इस बात को बड़े ही स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट भी करते हैं, तो मैं उनके
उससे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको दोबारा बताना चाह रही हूँ, जिनको भी एज सच प्रॉब्लम होती है वो प्लीज अपनी नोटबुक या जिस भी पेपर में वो लोग सॉल्व कर रहे होते हैं उसको रोटेट कर लीजिए, देन अपना ही लेफ्ट और राइट देखें सेंटर की तरफ फेस करते हुए, तो आपको इसमें कभी भी एनालिसिस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है। दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्थ लेफ्ट में बैठा है और दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समीर राइट में बैठा है। अब पार्थ रमेश के राइट में हो गया और दीपक के लेफ्ट में हो गया। कंटिन्यू करें कंडीशंस को। मंजीत इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ रमेश, मंजीत कहाँ बैठा है? रमेश के लेफ्ट में। हमें पता ही है कि रमेश यहाँ बैठा है, तो रमेश का लेफ्ट क्या हो जाएगा? दिस साइड। क्यों? क्योंकि रमेश का राइट पार्थ है, तो रमेश का लेफ्ट क्या हो जाएगा? दिस साइड। तो यहाँ पे कौन बैठा है स्टूडेंट्स? मंजीत। तो यहाँ पे हमने मंजीत को प्लेस कर दिया। कंटिन्यू करें कंडीशंस को। कपिल इज सिटिंग राइट ऑफ समीर एंड लेफ्ट ऑफ मंजीत। कपिल कहाँ बैठा है? समीर के राइट में और मंजीत के लेफ्ट में। तो सबसे पहले स्टूडेंट मंजीत का लेफ्ट ढूंढ लेते हैं। मंजीत कहाँ बैठा है? रमेश के लेफ्ट में, दैट मीन्स दिस पोजीशन पे। मंजीत का लेफ्ट स्टूडेंट क्या हो जाएगा मेरा? ये वाली पोजीशन, मतलब पार्थ के ऑपोजिट। तो पार्थ के ऑपोजिट कौन बैठा है स्टूडेंट्स? मेरा कपिल। तो अगर आप कपिल देखें तो कपिल किसका लेफ्ट हो गया? मंजीत का तो लेफ्ट हो गया। और समीर का फेस कहां पर है? साउथ फेसिंग है, तो समीर का लेफ्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दीपक वाली साइड। और समीर का राइट क्या हो जाएगा? कपिल वाली साइड। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि समीर का फेस साउथ वेस्ट फेसिंग है। नेक्स्ट, नाउ दीपक एंड कपिल किसके बारे में बात करी? दीपक के और कपिल के बारे में। ये रहा दीपक और ये रहा कपिल, इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ दीपक एंड कपिल, मंजीत एंड रमेश म्यूचुअली एक्सचेंज देयर पोजीशंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कहा गया क्वेश्चन में? दीपक और कपिल और मंजीत और रमेश आपस में पोजीशन को एक्सचेंज कर लेंगे। म्यूचुअली एक्सचेंज मतलब होता है स्टूडेंट कि आपस में पोजीशंस को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख रही हूँ इस बात को। सबसे पहले दीपक और कपिल को एक्सचेंज कर दें। इसका मतलब अब जहां कपिल बैठा था वहां कौन बैठ गया? दीपक। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी अपनी पोजीशंस। और जहां पहले दीपक बैठा था अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है स्टूडेंट? कपिल। ऐसा क्वेश्चन ही कह रहा है हम लोगों को करने के लिए। कंटिन्यू। और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? और क्वेश्चन में दो लोगों के बारे में और बात की गई, मंजीत और रमेश के बारे में। इसका मतलब जहां मंजीत बैठा था अब वहां पे कौन सा पर्सन आ गया? रमेश। और जहां रमेश बैठा था वहां कौन सा पर्सन आ गया? मंजीत। आई होप इस सीटिंग अरेंजमेंट में किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने बड़ी छोटी छोटी कंडीशंस को पढ़ा, समझा, फिर अपने चार्ट में, अपने सर्कुलर अरेंजमेंट में उनको प्लेस कर दिया। अब इसके बेसिस पे क्योंकि डायरेक्शन का क्वेश्चन था तो 1 2 3 क्वेश्चंस, मतलब कि टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे ही हमारा प्लेसमेंट्स, अरेंजमेंट्स बन जाएंगे तो जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे हमारे सारे क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, अगर हमने कंडीशन सारी फुलफिल करी है तो। देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी सीटिंग ऑपोजिट टू मंजीत? मंजीत के ऑपोजिट बताना है। फिर से अपने डायग्राम में देखें, मंजीत के ऑपोजिट। अब स्टूडेंट मंजीत कहाँ बैठा हुआ है? रमेश की जगह प्लीज, क्योंकि कंडीशंस ही कह रही थी तो मंजीत की पोजीशन अब यही हो गई। मंजीत के क्या पूछा है स्टूडेंट? ऑपोजिट पूछा है। तो मंजीत का ऑपोजिट क्या होगा स्टूडेंट? मंजीत का ऑपोजिट होगा हमारे पास समीर। इसका मतलब मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया समीर। ऑपोजिट तो आप सब लोग जानते हैं क्या होता है। ऑपोजिट मतलब उसके सामने। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन, हु विल बी सीटिंग लेफ्ट ऑफ कपिल? कपिल के लेफ्ट में पूछा गया है, ठीक है जी। फिर से अपना डायग्राम देखते हैं। कपिल कहाँ बैठा है स्टूडेंट? दीपक की जगह। भूलना मत इस बात को। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सचेंज करी थी पोजीशन। कपिल के लेफ्ट में पूछा है। अगर कपिल यहाँ बैठा है तो कपिल का राइट क्या हो गया? समीर। और कपिल का लेफ्ट क्या हो गया? पार्थ। इसका मतलब मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ कपिल? पार्थ। पार्थ उसके लेफ्ट में बैठा है। अगर पूछता कि राइट में कौन है कपिल के तो आपका आंसर हो जाता समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु विल बी सिटिंग लेफ्ट टू पार्थ?
पार्थ के लेफ्ट में, फिर से अपना डायग्राम देखें स्टूडेंट्स फटाफट से। पार्थ के, अगर आप देखें पार्थ के राइट में दीपक है और पार्थ के लेफ्ट में कौन है, मंजीत। मुझे लेफ्ट में बताना था तो पार्थ अगेन सेंटर फेसिंग है, फिर से अपनी नोटबुक जिनको नहीं आता वो रोटेट करे, चेक करे अपना फेस सेंटर की तरफ और अपने लेफ्ट और राइट से मूवमेंट देखें। तो पार्थ का लेफ्ट कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, मंजीत, ना कि रमेश। क्यों, क्योंकि म्यूचुअली एक्सचेंज हुई है पोजीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चन। बार बार कह रही हूँ, इस बात का ध्यान रखना। तो अब मेरे को पार्थ के लेफ्ट में कौन है, मंजीत, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मंजीत। ये थे हमारे सेटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी अगेन सिटिंग अरेंजमेंट पे एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर। इन एन ऑडिटोरियम 4 to 8 मेरे पास इसके ऊपर डायरेक्शंस हैं। अगेन एक पैसेज दे रखा है आपको, पैसेज पढ़ते हैं, कंडीशन समझते हैं। अगेन एलआर के क्वेश्चन, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको कई बार समझाया है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। कभी भी पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा जाता, छोटी छोटी कंडीशंस पढ़ के अपना प्लेसमेंट ड्रॉ किया जाता है। Next, in an auditorium, the first 5 front row seats are reserved for VIPs. पहली 5 front rows reserved हैं VIPs के लिए. Let's name them VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 and VIP 5. इन VIPs के नाम हैं ये. They are wearing traditional yellow, green, purple, red and blue kurta बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। अगेन उन्होंने कुर्ताज पहने हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, जो क्वेश्चन में गिवन है। 5 VIPs हैं स्टूडेंट्स और कलर्स भी कितने हैं, 5 कलर्स है। नॉट इन द सेम ऑर्डर मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि VIP 1 का कलर येलो है एंड सो ऑन। द नेम ऑफ द VIPs, VIPs के नेम भी हम लोगों को पता है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अगेन सारे ही महाभारत के कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, है ना। अगेन नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, इनका भी ऑर्डर पर्टिकुलर नहीं है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रो में हमारा युधिष्ठिर होगा, सेकंड में भीम, थर्ड में अर्जुन। इट इज नॉट नेसेसरी, अगेन हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। Next, the organizer can recognize the VIPs from the color of their kurtas. जो भी organize कर रहा है शो को, है ना, वो कैसे recognize करता है VIP को, कलर, कुर्ता के कलर के बेसिस पे। ठीक है जी। अभी तक हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि VIPs के नाम क्या है, VIPs कौन कौन से कलर्स के, डिफरेंट कलर्स का हमें इंफॉर्मेशन मिला कि कौन कौन से कलर्स के वो लोग कुर्ता पहनेंगे। अभी तक हमें यही पता लगा है। नेक्स्ट देखें, द VIP इन द फर्स्ट सीट इज वेयरिंग अ रेड कुर्ता। जो भी पहली सीट पे बैठा होगा उस VIP ने कौन से कलर का कुर्ता पहना है, रेड कलर का। अब सिर्फ हम यहाँ पे रुक जाएंगे और कंडीशंस हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, रो को ड्रॉ करेंगे, पोजीशंस बनाएंगे, उसके बाद वो पोजीशंस, वो कंडीशन उसमें फिल करना स्टार्ट करेंगे। पहली कंडीशन हम लोगों को मिल गई है, जो भी फर्स्ट सीट पे VIP बैठा है उसका कुर्ते का कलर कौन सा है स्टूडेंट्स, जल्दी बोले, रेड कलर है। बस इसको हमें अपने प्लेसमेंट में बिठाना है। जो भी फर्स्ट पोजीशन में बैठा है, मैंने एक रो बनाई है स्टूडेंट्स 1 से लेके 5, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 5 प्लेसमेंट्स बनाई है, 5 ही क्यों, क्योंकि मेरे पास VIPs 5 ही हैं। तो जो भी फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है स्टूडेंट, उसने कौन से कलर का कुर्ता पहना है, रेड कलर का कुर्ता पहना है उसने। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रेड कलर, क्योंकि रेड कलर का कुर्ता पहना है। कंटिन्यू करें। The VIP wearing a blue kurta is seated between the VIP wearing red and green kurta. बहुत ही इजी कंडीशन है, इसको जल्दी से रिजॉल्व कर लें। आप लोगों के आई थिंक माइंड में आ भी गया होगा स्टूडेंट्स। हमें रेड कुर्ता पता है, फर्स्ट पोजीशन पे रेड कुर्ता वाला VIP बैठा हुआ है, और ब्लू कुर्ता किसके बीच में बैठा है, रेड और ग्रीन के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे रेड है और रेड और ग्रीन के बीच में ब्लू बैठा है, तो थर्ड पोजीशन पे स्टूडेंट कौन होगा, कौन सा VIP जिसने कौन से कलर का कुर्ता पहना होगा, ग्रीन कलर का, और इन दोनों के बीच में कौन से कलर वाला VIP बैठा है, ब्लू कलर, जिसने ब्लू कलर वेयर किया है कुर्ते का। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, The VIP in the 5th seat is wearing a purple कुर्ता। जो भी VIP 5th सीट में बैठा है उसने कौन से कलर का कुर्ता पहना है, पर्पल कलर का। ठीक है जी। 5th कलर के सीट का हमें कुर्ता कलर पता लग गया, कुर्ता का पर्पल।
ऑलमोस्ट हमें सारे ही कलर्स पता लग गए स्टूडेंट, 4 कलर तो फिल हो गए हैं। टोटल हमारे पास 5 कलर्स थे, क्योंकि वीआईपी भी हमारे पास 5 है तो हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कलर अब रिमेनिंग है, और जो भी कलर रिमेनिंग होगा वो वीआईपी का कुर्ता 4th पोजीशन वाला होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कलर्स कौन कौन से थे। येलो, ग्रीन, पर्पल, रेड एंड ब्लू। तो मेरे पास कौन सा कलर रिमेनिंग है स्टूडेंट? येलो। तो येलो कलर का कुर्ता 4th नंबर वाले वीआईपी ने पहना होगा, जो 4th सीट पे बैठा होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। द वीआईपी 4 वियर्स अ येलो कुर्ता। लो, इसने ये वाली बात भी मेंशन कर दिया। अगर नहीं भी मेंशन करता तो भी मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एक ही कलर रिमेनिंग था। वो कलर रिमेनिंग कौन सा था? येलो। तो हमने येलो कलर वाले कुर्ते वाले को 4th नंबर ऑफ सीट पे बिठा दिया। ठीक है जी। युधिष्ठर इज सिटिंग नेक्स्ट टू नकुल। अच्छा जी, युधिष्ठर इज सिटिंग नेक्स्ट टू नकुल मतलब ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, हमने एडजेसेंट बैठाने हैं। ठीक है, मतलब एडजेसेंट मतलब क्या होता है? साथ साथ। ठीक है जी। अभी मुझे ये नहीं पता युधिष्ठिर कौन सी सीट पे है, कौन सी सीट पे नकुल है, बट ये पता है ये लोग इकट्ठे बैठेंगे। तो अभी तक क्योंकि किसी भी वीआईपी नहीं पता कि कौन सा वीआईपी कौन सी पोजीशन में बैठा है, इसलिए मैंने अभी युधिष्ठिर और नकुल को नहीं बैठा रही। नेक्स्ट कंडीशन रीड आउट कर रही हूँ। सहदेव वियर्स अ ग्रीन कुर्ता। लो, ये पता लग गया कि ग्रीन कुर्ता किस वीआईपी ने पहना है? सहदेव ने। तो जल्दी से ग्रीन के आगे मैं क्या लिख देती हूँ? सहदेव। इसका मतलब इस वीआईपी का हम लोगों को नाम पता लग गया, और वो नाम क्या है? सहदेव। ठीक है जी, वो नाम क्या है स्टूडेंट? सहदेव। इसका मतलब ग्रीन कलर का कुर्ता किस वीआईपी ने पहना है? सहदेव ने पहना है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट कंडीशन रीड आउट करें। भीम इज सिटिंग बिटवीन अर्जुन एंड सहदेव। भीम किसके बीच में बैठा है? अर्जुन और सहदेव। अभी हमें पता लगा सहदेव कहाँ बैठा है। सहदेव कहाँ बैठा है? 3rd पोजीशन पे, है ना। अब मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भीम किसके बीच में बैठा है? अर्जुन और सहदेव के बीच में भीम बैठा है। अर्जुन और सहदेव के बीच में। इसका मतलब हो सकता है स्टूडेंट 1st पोजीशन पे अर्जुन हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट अर्जुन को बिठाती हूँ तो अर्जुन और सहदेव के बीच में कौन बैठ जाएगा स्टूडेंट? भीम। प्लीज ये वाली बात ध्यान रखना। मगर आप लोगों के माइंड में एक चीज और आएगी कि मैम अगर तो 3rd पोजीशन पे सहदेव बैठा है और अर्जुन और सहदेव के बीच में भीम है, तो ऐसा भी तो केस हो सकता था कि मेरा अर्जुन कहाँ पे बैठेगा? अर्जुन हो सकता था कि कौन से पोजीशन पे बैठे? 5th पोजीशन पे। और अगर अर्जुन 5th पोजीशन पे बैठा तो भीम की पोजीशन क्या हो जाती? 4th पोजीशन। क्यों? क्योंकि अर्जुन और सहदेव के बीच में भीम है। तो एक केस ऐसा हो सकता था कि 1st पोजीशन पे अर्जुन, 2nd पे भीम, 3rd में तो हमें कंफर्म पता था कि सहदेव बैठा है। दूसरा केस स्टूडेंट ये हो सकता था कि 5th पोजीशन पे अर्जुन और 4th पोजीशन पे भीम, क्योंकि अर्जुन और सहदेव के बीच में भीम है। अब मैं ये वाला केस लेके चलूंगी फर्स्ट वाला या सेकंड वाला केस लेके चलूंगी, ये आगे की कंडीशन मुझे बताएगी। देखें जी, भीम इज सिटिंग बिटवीन अर्जुन एंड सहदेव। नकुल इज ऑन द 5th सीट। नकुल 5th सीट पे है। लो, मुझे 5th सीट पे, इसका मतलब अगर 5th सीट पे स्टूडेंट नकुल बैठ रहा है तो कंफर्म्ड है कि हमारा जो सेकंड केस हमने लेट किया था कि 5th पोजीशन पे अर्जुन, 4th पे भीम, ये वाला मेरा केस रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब कंफर्म भीम यहाँ नहीं है। भीम कहाँ बैठेगा स्टूडेंट? कंफर्म 2nd पोजीशन पे और अर्जुन 1st पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि 5th पोजीशन पे उसने लिख ही दिया कि नकुल बैठेगा, तो यहाँ नकुल है। तो मेरे पास अगेन कितने पर्सन्स फिल हो गए स्टूडेंट्स? मेरे पास 4 लोग फिल हो गए हैं। मुझे 5वां व्यक्ति बताना है, जो हमें पता ही है कि एक ही पर्सन रह गया, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर कौन सी पोजीशन पे बैठेगा स्टूडेंट्स? युधिष्ठिर आपका बैठेगा, युधिष्ठिर आपका बैठेगा कौन सी पोजीशन पे स्टूडेंट? युधिष्ठिर आपका 4th पोजीशन पे बैठेगा। अब एक कंडीशन मैंने आपको छुड़वाई थी, अगर आपको याद हो तो, वो कौन सी कंडीशन थी? कि युधिष्ठिर इज सीटेड नेक्स्ट टू नकुल। युधिष्ठिर नेक्स्ट टू नकुल मतलब एडजेसेंट बैठे हैं। तो युधिष्ठिर और नकुल देखो एडजेसेंट बैठे हैं साथ साथ। युधिष्ठिर 4th पोजीशन पे और नकुल किस पोजीशन पे? 5th पोजीशन पे। मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स। आपने थोड़ा सा ना अपना क्या करना है, जब भी आपने एलआर का पेपर अटेम्प्ट करना है ना स्टूडेंट,
आपने अपनी कॉमन सेंस का यूज करना है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जाना है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग जाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी कंडीशंस मेरी फुलफिल हो रही है, कलर भी पता लग गया, वीआईपी का नाम भी पता लग गया, कौन सा पर्सन, कौन सा वीआईपी कौन से कलर का कुर्ता पहनता है और कौन सी सीट पे बैठता है, ये हमें सब कुछ पता लग गया। वंस मेरा प्लेसमेंट पता लग जाए, वंस मेरा अरेंजमेंट हो जाए, उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछे जाएंगे वो सब मेरे करेक्ट निकलेंगे। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो प्लेसमेंट बनाते वक्त, इसमें आपने थोड़ा सा टाइम देना है, जैसा कि मैं आपको समझाती हूँ, बताती हूँ कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, बस आपने उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। चलो जी, जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हु इज VIP4? VIP4 कौन है स्टूडेंट्स? अभी हमने पता लगाया था, युधिष्ठिर। तो VIP4 हमारा युधिष्ठिर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इज सीटेड ऑन द फर्स्ट सीट? फर्स्ट सीट पे कौन बैठा है स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये बताना है। फर्स्ट सीट पे स्टूडेंट कौन था? हम अर्जुन और भीम को लेके दो हमने केसेस बनाए थे, अगर आपको याद हो तो, इसका मतलब अर्जुन। बार बार रादर हम प्लेसमेंट देके थोड़ी थोड़ी चीजें हमें लर्न होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसी के बेसिस पे हम जल्दी जल्दी आंसर करें। हु इज द कलर ऑफ द कुर्ता VIP1? VIP1 ने कौन से कलर का कुर्ता पहना था? फर्स्ट पोजीशन पे कौन था स्टूडेंट? अर्जुन, और अर्जुन ने कौन सा कलर पहना था? रेड। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, रेड। आई थिंक इतनी बातें सबको याद है, मुझे बार बार पीछे आपको प्लेसमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु इज सीटेड बिटवीन VIP2 एंड VIP4? VIP2 पे कौन था स्टूडेंट? भीम। और VIP4 पे कौन था? युधिष्ठिर। भीम और युधिष्ठिर के बीच में मतलब कौन सा सीट बची? 3। और थर्ड सीट तो मुझे पहले उसने बता दिया था कि थर्ड सीट पे कौन बैठा है? सहदेव। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन 7 का आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कलर सीक्वेंस ऑफ द कुर्तास फ्रॉम सीट 5 टू सीट 1? मतलब मुझे उल्टे कलर्स बताने हैं कि सीट 5 पे कौन सा कलर है, फिर सीट 4, फिर सीट 3, फिर 2, फिर 1, इनके ऑपोजिट कलर्स बताने हैं। जल्दी से देखते हैं आखिरी सीट पे कौन सा कलर है। पीछे चलते हैं स्टूडेंट्स फटाफट से। तो मेरा क्या वो होना चाहिए प्लेसमेंट? पहले पर्पल, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू और फिर रेड, क्योंकि सीट 5 से सीट 1 की तरह आपको कलर्स कॉम्बिनेशंस बताने हैं। जल्दी से देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है हमारे पास। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? पर्पल। और पर्पल से सिर्फ एक ही ऑप्शन है स्टूडेंट, ऑप्शन बी। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, बाकी चेक करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमें ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी ही पर्पल से स्टार्ट है। फिर भी सारे कलर की एक बार मैचिंग कर लेते हैं। पर्पल, पर्पल के बाद येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आए हुए थे स्टूडेंट्स सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर हमारे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। ऑड वन आउट आई थिंक सब समझते हैं कि ऑड वन आउट क्या होता है। बेसिकली, इन द फॉलोइंग ऑप्शंस 3 आउट ऑफ द 4 आर सेम इन अ सर्टेन वे टू फॉर्म अ ग्रुप। 3 जो है मेरे पास, कितने ऑप्शंस हैं टोटल? 4। 3 जो है वो सेम पैटर्न पे होंगे और एक जो होगा वो सेम पैटर्न पे नहीं होगा। तो वो जो ऑड वन आउट मेरा नंबर है, हमें वो फाइंड आउट करना है। फाइंड द ऑड वन। ठीक है जी, मेरे पास ऑप्शन क्या है? 27, 64, 15, 50। तो मुझे जल्दी से फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑड वन आउट है। करेंगे आप लोग एक बार ट्राई क्वेश्चन नंबर 9 को। हाँ जी, एनी गेसेस? 27 स्टूडेंट, 27 क्या होता है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 का क्यूब इज 27। ऑप्शंस हमें ध्यान से देखने पड़ेंगे। 64, 64 देखें तो किसका क्यूब होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 का क्यूब होता है। 15 देखें, सिर्फ मैं फैक्टर्स कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 इज 15। एंड नेक्स्ट 50 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 2 इंटू 5, 10, 10 इंटू 5, 50। अगर आप सारे ही एक्सप्लेनेशन में देखें, जब मैंने 27 को ओपन किया तो मेरे पास 333 आया, 64 को ओपन किया तो 3 बार 4 आया, 50th को ओपन किया तो 5 अगेन रिपीट हुआ।
तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा? सिर्फ एक ही ऑप्शन है 15 वाला, ऑप्शन सी 5 इंटू 3। 5 भी रिपीटिशन में नहीं है, 3 भी रिपीटिशन में नहीं है, बट अदरवाइज 27, 64, 50 में देखें तो कोई ना कोई नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए माई ऑड वन आउट इज ऑप्शन सी, दैट इज 15। क्वेश्चन नंबर 10th. In the following options, 3 out of the 4 are same in a certain way to form a group. Find the odd one out. फिर से odd one out का क्वेश्चन है, बट अब की बार आपके पास एग्जामिनर ने नंबर्स नहीं दिए, अब की बार आपके पास अल्फाबेट्स दिए है ना। उन अल्फाबेट्स के बेसिस पे मुझे ऑप्शन को फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑड वन आउट है। तो अल्फाबेट्स को हम कैसे चेक करते हैं? डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखें डी और एफ, ध्यान से देखें डी और एफ के बीच में कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं। डी के बाद आता है ई, मैं एफ को भी काउंट करती हूँ, तो डी और एफ के बीच में क्या हो गया, +2। फिर एफ और आई के बीच में चेक करें स्टूडेंट, जब मैं एफ से आई करूंगी GHI, इसका मतलब कितने का डिफरेंस है, +3 का। फिर आई से लेके एम तक काउंटिंग करें, आई के बाद क्या आता है जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, इसका मतलब क्या हो गया, +4। इसका मतलब पहले दो लेटर्स में डिफरेंस +10 का, डी में +2 जोड़ोगे तो एफ आ जाएगा, एफ में +3 जोड़ोगे तो आई आ जाएगा, एम में +4 करोगे तो मेरे आई में +4 करोगे तो एम आ जाएगा। तो पहले ऑप्शन का लॉजिक +2 +3 +4 आ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में चेक करें पी से आर, पी में 2 ऐड करो तो देखो मेरे पास क्या आ जाता है, आर। अभी तक सेम मैचिंग कर रहा है ऑप्शन ए वाला लॉजिक। आर से यू चेक करो, STU, इसका मतलब फिर से मैचिंग हो रही है, +3। यू से स्टूडेंट एक्स चेक करो, यू के बाद क्या आता है, VWX, इसका मतलब +4। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का लॉजिक मेरे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब ऑप्शन सी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो मुझे ये तो पता लग गया कि कोई एक और ऑप्शन सी या डी में से यही पैटर्न को फॉलो कर रही होगी और एक ऑप्शन इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही होगी, तभी हम ऑड वन आउट फाइंड आउट कर पाएंगे। ऑप्शन सी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ओ से क्यू, ओ से क्यू फिर से क्या हो गया, +2, ओ के बाद पी देन क्यू, क्यू से टी, क्यू के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, क्यू के बाद बताएं फटाफट से, RST, फिर से +3 हो गया, टी के बाद एक्स, UVWX, +4। इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है। अगर मैं ऑप्शन डी का पैटर्न ना भी फाइंड आउट करूं तो भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा। बेटा जी एक गड़बड़ी हमने शायद कर ली है ऑप्शन बी में, यू से एक्स कैसे आएगा, यू के बाद क्या आता है स्टूडेंट, वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, तो +4 नहीं है, ये +3 ही है। इसका मतलब ऑप्शन बी, अगर ऑप्शन ए ऑप्शन सी से चेक किया जाए दोनों सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बट बी सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो अभी तक क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि बी ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम डी की एक बार चेकिंग करेंगे। जे से एल स्टूडेंट, जे के बाद के देन एल, +2, एल से ओ, एल के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, MNO, दैट मीन्स +3, ओ के बाद एस, PQRS, +4। लो हमें करेक्ट आंसर मिल गया, और करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, ऑड वन आउट बी है। तो अल्फाबेट की चेकिंग स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11th, एनालॉगी का क्वेश्चन है। एनालॉगी बेसिकली क्या होता है, जो रिलेशनशिप k/t is to 16/20 में है वही रिलेशनशिप स्टूडेंट j/r is to क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए। सेम रिलेशनशिप मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो पहले हम लोगों को लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ेगा कि k/t को हमने 16/20 कैसे लिखा है, फिर j/r को हम सेम पैटर्न से फॉलो करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स डिटेलिंग में पढ़े हों तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग में आपको अल्फाबेट्स की प्लेसमेंट लर्न करना सिखाया था, जिसमें मैंने आपको एक वर्ड बताया था जिसको हम बोलते हैं इजॉटी। आपके दिमाग में आ गया होगा क्योंकि आप लोग बहुत बार मेरा ये वाला लेक्चर सुन चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग का। इजॉटी, इजॉटी में 5 का डिफरेंस है स्टूडेंट। ई कौन सी पोजीशन पे आता है, 5। जे कौन सी पोजीशन पे आता है स्टूडेंट, 10। ओ कौन सी पोजीशन पे आता है, 15। टी इज ऑन विच पोजीशन, 20th पोजीशन।
और y मेरे कौन से पोजीशन पे आता है, 25th पोजीशन पे। ये क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स की अल्फाबेट्स कौन सी पोजीशन पे आते हैं A to Z में, उसकी प्लेसमेंट्स हैं। ये याद करने का इजी तरीका बताया था, एक सिफी लॉरेक्स ने बताया था जिसमें 3 का टेबल चलता है। जिन लोगों ने मेरा ये वाले लेक्चर्स नहीं देखे वो प्लीज पहले कोडिंग डिकोडिंग की इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े। आए जी, टी कौन से पोजीशन पे आता है, 20 पोजीशन पे आता है स्टूडेंट। टी की पोजीशन 20 है, इसका मतलब k बाय टी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 16 बाय 20। इसका मतलब t की पोजीशन, डिनोमिनेटर की पोजीशन लिखी हुई है नंबर में, ठीक है। तो r कौन से पोजीशन पे आता है, 18। तो अगेन क्वेश्चन मार्क की जगह डिनोमिनेटर में 18 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में है या ऑप्शन बी में है। इसका मतलब सी और डी ऑप्शन तो मेरी क्या हो गई स्टूडेंट, रिजेक्टेड। ना ही आंसर ऑप्शन सी हो सकता है मेरा और ना ही आंसर मेरा ऑप्शन डी हो सकता है। ठीक है जी, या तो ए होगा या तो बी होगा। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ए होगा या बी होगा? एनी स्टूडेंट? इजी है, 16 बाय 20 हो रहा है तो हम गेस वर्क क्या कर सकते हैं कि अगला नंबर जो होगा वो 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर मेरा ऑप्शन ए ही होगा। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन ए। बताएं जी किसी को कोई डाउट? तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 एनालॉजी का क्वेश्चन है। फिर से पहले लॉजिक वी हैव टू फाइंड आउट। जे आर के एन को हमने एन 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 के लिखा हुआ है, ए वाई डब्ल्यू डी को क्या लिखना है हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है। पहले लॉजिक देखते हैं कि किस तरीके से लॉजिक्स बने हुए हैं। जे को स्टूडेंट जे आर के एन, एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ले लें। पहले हम लोग पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। इसको क्या लिख रहा है, एन। एक बात बताओ, जे में कुछ मैं ऐड करूंगी तभी मैं किस में पहुंचूंगी, एन पे पहुंचूंगी। तो जे में स्टूडेंट्स मैं कितना ऐड करूं कि एन पे पहुंचो? जल्दी से आप अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज को काउंट करें। जे के बाद क्या आता है, के, देन एल, देन एम, देन एन। जो लिखा होता है ना मैं वो भी इंक्लूड करती हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं आपको भी यही कहूंगी कि बेस्ट प्रैक्टिस है उसको इंक्लूड कर लिया करो। तो जे में अगर मैंने +3 किया तो मेरे पास क्या आ गया, एन। फिर से एन लिखा हुआ है आर के नीचे भी। स्टूडेंट आर में हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा या नेगेटिव? एन जो है सीरीज पीछे जा रही है, आर आगे जा रहा है। इसका मतलब आर में कुछ माइनस करेंगे तो एन तक पहुंचेंगे। तो आर में स्टूडेंट कितना माइनस करें कि एन तक पहुंचे, -4। चाहे आप चेक कर लें। एन के बाद क्या आता है स्टूडेंट, ओ पी क्यू आर। तो अगर एन में +5 4 करते हैं तो आर पे पहुंचते हो, अगर पीछे जाना है तो -4। फिर से हमने के नीचे एन लिखा हुआ है, तो जब मैं के नीचे एन लिखूंगी तो सीरीज आगे बढ़ रही है। इसका मतलब पॉजिटिव चल रही है। पॉजिटिव कितना चल रही है चेक कर लेते हैं। के से एन, के बाद क्या आता है स्टूडेंट, एल, फिर एम, फिर एन। इसका मतलब क्या हो रहा है, +3। आप सीरीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, पहले +3 फिर -4 फिर +3। अब किसकी टर्न होनी चाहिए, -4 की टर्न होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। एन में -4 करें तो एन में -4 करें तो क्या के आता है, के से काउंटिंग करते हैं। के बाद क्या आता है स्टूडेंट, एल, एम। जल्दी से बताएं के बाद क्या आता है, एल, एम, एन। इसका मतलब मेरी सीरीज क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है। किससे नेगेटिव हो रही है स्टूडेंट, 3 से। तो हुआ क्या, +3, -4, +3, -3। बताएं जी किसी को कोई डाउट? तो अगर n में हम -3 करेंगे तो क्या आएगा? तो हमारा ये वाला गेस गलत था कि ये -4 होगा। अब ए वाई डब्ल्यू डी को लिखना है स्टूडेंट्स हम लोगों को। ए वाई डब्ल्यू डी।
आपको एक एक स्टेप मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं एवरी स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग आपको बड़ी क्लैरिटी से बताना की कोशिश कर रही हूँ और बहुत टाइम भी ले रही हूँ। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बहुत फास्ट हों, जल्दी से मेरी बात समझ जाए, मगर मैं सब स्टूडेंट्स को लेके चल रही हूँ। तो ए में क्या करना है, पॉजिटिव, मुझे क्या करना है, +4 करना है या -4। स्टूडेंट्स एक बार और चेक करो कहीं हमने गड़बड़ी तो नहीं करी। जे से लेके एन में, जे के बाद क्या आता है स्टूडेंट, के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, +3 नहीं +4। शायद हम यहाँ पे n को भूल गए हैं, तो पहले +4 फिर -4 फिर +3 फिर -3। अगेन a में +4 जोड़ो, b c d e, इसका मतलब क्या लिखोगे, e। y में -4 करो, जब y में -4 करोगे तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, u। w में +3 करो जल्दी से, w में +3 क्या आएगा, z। d में -3 करो स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या आएगा, a। तो मेरा आंसर होना चाहिए e u z a, जो कि कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन ए। देख रहे हैं आप लोग, बहुत टफ नहीं है एलआर का पेपर सॉल्व करना, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस का, और आपको मेथड्स आने चाहिए कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटजीज आ गई तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी while गिविंग योर DU JAT एग्जामिनेशन फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। If in a certain language height is coded as this, height का कोड ये गिवन है, मुझे कोड किसका निकालना है, what would be the code for the word remote, मुझे रिमोट का कोड निकालना है। तो हम लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ता है। हाइट का कोड हमने कैसे बनाया, सबसे पहले ये फाइंड आउट करें, फिर हम रिमोट का कोड बनाएंगे। अगर आप हाइट के लेटर्स और कोड के लेटर्स चेक करें, ध्यान से सुनना मैंने जो आपसे कहा, अगर मैं हाइट के और कोड के लेटर्स चेक करूं तो एग्जैक्टली सेम है। एच भी आ रहा है 2 बार, आपके पास जी भी है, मेरे पास हाइट में आई भी है, ई भी है, टी भी है। जब जब मेरे वर्ड और मेरे कोड के लेटर्स सेम होंगे तब तब आपने लॉजिक ए बी सी डी में से नहीं ढूंढना, आपने लॉजिक कहाँ से ढूंढना है, वर्ड में से ही ढूंढना है। इस बात का खास तौर से आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए जी लॉजिक ढूंढना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपके लिए हाइट लिखती हूँ। इस तरीके क्वेश्चन को आपने वर्ड से ही कोड का लॉजिक निकालना है। कैसे निकालते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, अगेन ये वाली टाइप मैंने आप लोगों से डिस्कस की हुई है। सबसे पहले आप क्या करें, नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 and 6 लेटर्स आर देयर। इसका कोड लिखें। सबसे पहले कोड में क्या लिखा हुआ है, एच का एच कॉपी किया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट जी, उसके बाद फिर से क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है आपने, फिर लिखा हुआ है ई, देन आई, देन टी। अगर आप पहला और आखिरी लेटर देखें स्टूडेंट तो सेम है, इसका मतलब कोड करते हुए फर्स्ट लेटर और 6 लेटर सेम रहेंगे। इसका मतलब रिमोट में चेक करें, मतलब आर फर्स्ट पोजीशन पे कोड में आर ही आएगा और रिमोट के कोड में लास्ट पोजीशन पे ई ही आएगा। जो कौन कौन सी ऑप्शंस में अवेलेबल है, बी में, सी में, डी में। हमने एक ऑप्शन स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक हमने रिजेक्ट कर दी, तो मेरा आंसर बी सी डी में से एक होने वाला है। ठीक है जी, कौन सा होगा अभी आगे और लॉजिक फाइंड आउट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बताएंगे कि कौन सा आंसर होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, जी और एच। अगर आप ध्यान से देखें तो जी 4th पोजीशन पे, एच कौन से पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे। तो पहले 4th पोजीशन वाला लेटर आया हुआ है, फिर 5th पोजीशन वाला लेटर आया हुआ है। ठीक है, फिर ई और आई, ई कौन से पोजीशन पे है, 2nd, और आई 3rd पे। इसका मतलब फिर 2 एंड देन 3, तो 1 4 5 2 3 6 कोड बनेगा। अगर रिमोट में चेक करें आप लोग, इसका मतलब मैं कोड लिखने जा रही हूँ डायरेक्ट, पहले आर आएगा स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट कोड लिख रही हूँ, और लास्ट पोजीशन पे ई ही आएगा। अब मुझे क्या करना है, 4th और 5th पोजीशन लिखनी है। अगर मैं पूरे रिमोट में 4th पोजीशन देखूं तो 4th पोजीशन पे स्टूडेंट क्या आता है, ओ, और 5th पोजीशन पे क्या आता है, टी। इसका मतलब यहाँ पर आएगा ओ और यहाँ पर आएगा टी।
देन सेकंड और थर्ड पोजीशन लानी है। सेकंड पोजीशन पे ई है और थर्ड पोजीशन पे एम है। तो मेरा आंसर स्टूडेंट कौन सा कोड होगा? मेरा जल्दी से ऑप्शन देखते हैं, ROT करके मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इसका मतलब ना ही सी होगा ना ही डी होगा। आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रखा था, जैसा क्वेश्चन नंबर 14 बनाया हुआ है। एक तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट। 2 की पावर 0 क्वेश्चन मार्क, 2 की पावर 1 क्वेश्चन मार्क, 2 की पावर 2 क्वेश्चन मार्क, 2 की पावर 3 क्वेश्चन मार्क, 2 की पावर 4 क्वेश्चन मार्क, 2 की पावर 5 क्वेश्चन मार्क, 2 की पावर 6 क्वेश्चन मार्क, 2 की पावर 7। सिर्फ क्वेश्चन इस तरीके से प्रेजेंट इसलिए किया हुआ है स्टूडेंट्स, इस तरीके से प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की सिर्फ आप लोगों को डराने के लिए की हुई है, ताकि आप डर जाए क्वेश्चन देखकर, है ना। थोड़ा सा आप क्वेश्चन देखे कहे अरे यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, बट इस तरीके के क्वेश्चन जो देखने में डरावने लगते हैं ना स्टूडेंट्स, हमेशा वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो डरना मत क्वेश्चन को देख के। 2 की पावर्स तो मैंने आपको कई बार बताया है, 2 की पावर 10 तक आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। तो किसी की पावर 0 होती है, आंसर ऑलवेज 1। जैसे 2 की पावर 0 1, अगर 999 की पावर 0 तो आंसर 1 होना चाहिए। और जिसकी जितनी पावर होती है उतनी बार उस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 2 की पावर 2 तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 3 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन। क्वेश्चन मार्क इज ईदर प्लस और माइनस, तो जो भी क्वेश्चन मार्क है या तो वो प्लस होगा या तो वो माइनस होगा। What is the right combination of these two mathematical operators to get the above result? वो कह रहे राइट कॉम्बिनेशन बताना है प्लस और माइनस का। हमारे पास कितनी ऑप्शन दे रखी है? 4 ऑप्शंस। तो मुझे क्या करना है? अब आप कहेंगे कि मैम हमें क्या सारी ऑप्शंस पुट करके देखना पड़ेगा? क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन स्टूडेंट ऑप्शंस में से ही करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस जगह प्लस किस जगह माइनस, तो ऑप्शन में से करें। अब ये हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है, हो सकता है आपने जो ऑप्शन चुनी हो वो पहली बारी में ही करेक्ट हो जाए और उससे मेरा आंसर आ जाए, हो सकता है आपका सेकंड टाइम वाला ऑप्शन करेक्ट हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल लगता है, कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता कि ऑप्शन ए ही चूज करे या पहले नंबर पे ऑप्शन डी चूज करें। जल्दी से हम ऑप्शन क्या करते हैं, मैं पहले नंबर पे स्टूडेंट ऑप्शन डी चूज करती हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग एन एजम्पशन, मैंने सिर्फ एक एजम्पशन ली है, रख के चेक करते हैं। अगर तो बाई चांस हमारा हिट एंड ट्रायल ठीक रहा कि ऑप्शन डी हो भी सकता है कि पहले गो में आंसर आ जाए, और ये भी हो सकता है मुझे डी की जगह फिर बी ए सी या सब कुछ चेक करके देखना पड़े। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ये वाले क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते रहते हैं। बस जल्दी से हमें आंसर निकालना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0, आंसर ऑलवेज स्टूडेंट क्या आता है? 1। अब मैं ऑप्शन डी चल रही हूँ, तो पहले नंबर पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है? प्लस, मैं प्लस लगा रही हूँ। 2 की पावर 1 कितना स्टूडेंट? 2। फिर से क्या लगा रही हूँ? प्लस, क्योंकि 2 बार प्लस लिखा है स्टूडेंट। फिर 2 की पावर 2 क्या होता है स्टूडेंट? 4 होता है। फिर कौन सा साइन है? माइनस का, मैं माइनस लगाती हूँ। फिर 2 की पावर 3 कितना स्टूडेंट? 8। उसके बाद कौन सा निशान है स्टूडेंट? पॉजिटिव का। 2 की पावर 4 कितना है स्टूडेंट मेरे पास? 16। फिर क्या है? कौन सा निशान है? माइनस का। फिर 2 की पावर 5 कितना? 32। फिर से कौन सा सिंबल है? नेगेटिव का। 2 की पावर 6 कितना होता है स्टूडेंट? 64। उसके बाद कौन सा है? प्लस है। 2 की पावर 7 स्टूडेंट कितना? 128। इसको हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट। छोटा सा एक एरर है क्वेश्चन में, इसको सॉल्व तो हम कर लेंगे, मगर किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए ये क्वेश्चन को बताना था। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ये सब कुछ किसके बराबर होना चाहिए? 47 के। क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक कर लें। 2 की पावर 0 क्वेश्चन मार्क एंड सो ऑन अप टू 2 की पावर 7 इक्वल टू 47 होना चाहिए। अगर तो ये सब कुछ सॉल्व करके 47 आ जाता है तो हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट है, और अगर नहीं आता तो हमें किसी और ऑप्शन से काम करना पड़ेगा। देखें जी, बोर्ड मास लगाएंगे, पहले प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं स्टूडेंट। 1 + 2 कितना? 3। 3 + 4 कितना? 7। 7 + 16 कितना स्टूडेंट? 23। 7 में 16 को जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 23।
23 में स्टूडेंट क्या ऐड करे, 128, तो मेरा आंसर आ गया 151। तो जब मैंने पॉजिटिव वाले ढूंढे तो 151, नेगेटिव का निशान लगाए। 8, 32, 64 ये नेगेटिव के हैं, जल्दी से नेगेटिव को आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो 8 में 16 को जोड़ें 24, सॉरी 16 को नहीं जोड़ना स्टूडेंट, किसको, 32 और 64 को जोड़ना है, 32 और 64 को 8 में प्लस करें 32 जो कि आता है 40, 40 में 64 को जोड़े तो 104, 151 माइनस 104, जल्दी से आंसर दें। तो जब मैं इसे माइनस करूंगी और आंसर वुड बी 47, क्वेश्चन कह रहा था 47 ही आना चाहिए। देखो कि पहला ही ऑप्शन मैंने ट्राई किया और वही आंसर निकल गया, इसको हम हिट एंड ट्रायल कहते हैं। जैसे ही ट्राई किया वैसे ही मेरा आंसर हिट हो गया, मतलब हिट हो गया मींस करेक्ट हो गया आंसर। तो आर आंसर वुड बी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15। देर आर 3 पीपल, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर कई क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। देर आर 3 पीपल, 3 लोग हैं ए बी सी नाम के, एंड बाय प्रोफेशन दे आर पेंटर, एक्टर एंड डिजाइनर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। 3 लोग हैं, तीनों का प्रोफेशन पता है, पेंटर एक्टर डिजाइनर, बट कौन सा पर्सन पेंटर एक्टर डिजाइनर है ये नहीं पता। दे हैव किड्स, और इनके बच्चे भी हैं, एक्स वाई जेड, एंड ऑल्सो नॉट इन द सेम ऑर्डर, अगेन सेम ऑर्डर में नहीं है। सेम ऑर्डर में नहीं है क्यों लिखता है वो, कि जरूरी नहीं है कि अगर पहला पर्सन ए है तो उसका किड एक्स है, अगर दूसरा पर्सन बी है तो उसका किड वाई है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है जी। इट इज नोन दैट हैश हैश करके मतलब कंडीशंस दे रखी है आपको। ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए जो है वो फादर है, किसके फादर है, एक्स के। मैंने आपको ब्लड रिलेशन में क्या चीज बताई थी कि जो भी फादर होगा, स्टूडेंट्स ध्यान से, जो भी फादर होगा है ना, जिसको भी हम फादर कहेंगे वो मेल है, मेल को रेक्टेंगल या स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ए फादर है, किसका फादर है, एक्स का फादर है, ठीक है जी। नेक्स्ट कंडीशन देखें, बट नॉट अ पेंटर, ए एक्स का फादर तो है बट पेंटर नहीं है, तो मुझे ये पता है कि ए का प्रोफेशन या तो एक्टर होगा या डिजाइनर होगा, बट पेंटर नहीं होगा क्योंकि डिनाई कर रहा है, ठीक है। बी इज ईदर अ पेंटर और डिजाइनर, बी या तो पेंटर होगा या तो डिजाइनर होगा, ठीक है जी। सी इज एन एक्टर, कंफर्म हो गया कि सी एक्टर है मेरे पास, ठीक है जी, सी मेरे पास एक्टर है, सी मेरे पास स्टूडेंट्स एक्टर है, ठीक है, एक्टर है, डन हो गया ये तो। सी एक्टर है, ए क्या नहीं हो सकता, पेंटर नहीं हो सकता, तो ए के पास ऑप्शन एक्टर और डिजाइनर बची थी। अब क्योंकि सी एक्टर है तो ए का मुझे प्रोफेशन पता लग गया, ए का प्रोफेशन क्या हो गया, डिजाइनर, ए डिजाइनर हो गया। इसका मतलब बी क्या होगा, बी कंफर्म्ड मेरे पास पेंटर होगा, क्योंकि मेरे पास 3 ही पर्सन थे और 3 ही प्रोफेशन थे, तो बी का प्रोफेशन पेंटर ही होगा। नेक्स्ट देखें, सी एक एक्टर है और फादर है किसका, वाई का, वाई का फादर है सी, ठीक है जी, फादर है इसका मतलब मेल है। Z इज द सन ऑफ पेंटर, Z किसका सन है, पेंटर का सन है स्टूडेंट, इसका मतलब मेल, किसका सन है, पेंटर का, और पेंटर कौन है, बी, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से देखें, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ, किसका प्रोफेशन बताना है, एक्स के फादर का प्रोफेशन बताना है। एक्स का फादर कौन है, ए का प्रोफेशन हमने फाइंड आउट किया था डिजाइनर, सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डिजाइनर। आई होप स्टूडेंट्स आप इस तरीके के क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास भी बताया था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं हैं एलआर के डीयू जैट में। आपने प्रीवियस भी मेरे लेक्चर सुने होंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस भी एलआर के आपने देखे होंगे। बहुत डिफिकल्ट लेवल अगेन एंड अगेन मैं कहूँगी नहीं है, बट आपका कॉमन सेंस आप लोगों ने अप्लाई करनी होती है क्वेश्चंस में, और वो मेथडोलॉजी जो मैं आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से या पर चैप्टर के हिसाब से समझाती हूँ उसको आपने ध्यान जरूर रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है पेपर का, बहुत ही बढ़िया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है इसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जनरली ये वाली ट्रिक पेपर में नहीं पूछी जाती,
इसलिए ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से करें। 1/2, 1/3, 1/8, 1/30 क्वेश्चन मार्क। मुझे नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। इसकी ट्रिक सबको इजीली नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना। आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताया था। जैसे सपोज करो कि मुझे 3 फैक्टोरियल लिखना है, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3, फिर एक नंबर कम कितना 2, फिर एक नंबर कम कितना स्टूडेंट 1, अप टू 1 तक जाना है। उस नंबर से अप टू 1 तक मल्टीप्लाई करना है, उसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो 3 फैक्टोरियल का आंसर कितना हो गया 6। एक और बार देखें मुझे करते हुए। जैसे मैं आपसे कहती हूँ 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स क्या होगा, 4 फैक्टोरियल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 4 एक एक नंबर आप लोगों ने लेस करना है। 4 - 1 3, फिर एक और नंबर लेस करना है 2, फिर एक और नंबर लेस करना है 1 तक रुक जाना है और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12, 12 into 2 24। तो मेरा 4 फैक्टोरियल किसके बराबर हो गया 24 के। ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट है। मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया। अब मुझे लॉजिक फाइंड आउट करना है। लॉजिक बड़े ध्यान से देखें कि किस तरीके का लॉजिक लग रहा है क्वेश्चन में। लॉजिक 1/2, तो क्या स्टूडेंट्स 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 1/2 को स्टूडेंट्स देखना स्टार्ट करना। मैं क्या लिख रही हूँ, आपको एक पैटर्न बता रही हूँ जो बहुत कम पेपर्स में पूछा जाता है, मगर क्योंकि ये लास्ट ईयर आया हुआ था तो आपका जानना और जरूरी हो जाता है। 1/2 2, फिर जब भी कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई 2 - 1 का फैक्टोरियल। देखें जी मैंने क्या किया, समझ में आया सबको। देखो 1/2 लिखा मैंने। 1/2 कैसे आया 1 + 1, 2 भी कैसे आया मेरे पास 1 + 1 2। ठीक है जी, 1 में 1 को ऐड किया मैंने, फिर 2 में से 1 माइनस किया उसका फैक्टोरियल, तो 2 - 1 कितना 1, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 into 1 कितना 2। तो मेरा आंसर हो गया 1/2। नेक्स्ट देखें 1/3 स्टूडेंट कैसे आया। 1/3 सबसे पहले देखें 1/3 स्टूडेंट कैसे आ रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ 1, पहले तो 3 का लॉजिक फाइंड आउट करें। अगेन क्या करेंगे 2 + 1, 2 + 1 स्टूडेंट कितना हो जाता है मेरे पास 3। आई थिंक ऐसे करने से आप सब लोगों को कंफ्यूजन होगी। मैं आपको एक और इजी वे बताती हूँ इसको करने का। एक और इजी वे देखें स्टूडेंट्स, क्या मैं 1/2 को ऐसे लिख सकती हूँ, तो आपको एक कॉमन पैटर्न नजर आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। 1 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1 फैक्टोरियल, ऐसे समझें इस कंसेप्ट को, ज्यादा आपके लिए इजी होगा और पैटर्न भी आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। मैंने क्या किया 1/1 फैक्टोरियल प्लस किया 1 - 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 1 - 1 मतलब 0, 0 फैक्टोरियल भी स्टूडेंट किसके बराबर होता है 1 के। तो 1 + 1 स्टूडेंट कितना हो गया मेरे पास 2, इसलिए डिनोमिनेटर में 2 आ गया। सेम लॉजिक को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने 1 फैक्टोरियल किया, अब किसकी टर्न है स्टूडेंट 2 फैक्टोरियल की। उसके बाद क्या लगाएंगे बीच में प्लस, फिर हमने क्या किया 1 में से 1 माइनस किया था, अब क्या करेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे और फिर फैक्टोरियल लेंगे। तो 2 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स कितना 2 into 1 कितना होता है स्टूडेंट 2, और 2 - 1 स्टूडेंट कितना होता है 1। तो ये किसके बराबर हो गया 2 फैक्टोरियल 2, 1 फैक्टोरियल 1, 2 + 1 3, तो 1/3 आ गया। नेक्स्ट नंबर सीरीज में 1/3 ही था। नेक्स्ट देखें अब किसकी टर्न है, पहले 1 फैक्टोरियल किया फिर 2 फैक्टोरियल किया, अब किसकी टर्न है स्टूडेंट्स 3 फैक्टोरियल की। ध्यान दें अब 3 फैक्टोरियल की टर्न है, फिर से मैं यही प्रोसेस करूंगी 1/, क्योंकि न्यूमरेटर में सबके 1 है इसलिए 1/, कर रहे हैं हम 1/। अब क्या करेंगे नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस क्या करेंगे 3 - 1 फैक्टोरियल, 3 - 1 फैक्टोरियल। तो मेरे पास 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, अभी पढ़ा था हमने 3 फैक्टोरियल 6 होता है। 3 - 1 कितना होता है 2 फैक्टोरियल, 6 + 2 कितना 8। तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर सीरीज का चेक करें क्वेश्चन में 1/8 है।
नेक्स्ट देखें जी, 1/30 लेकर आते हैं। क्या करना है अब हमें? अगेन 1 अपॉन, नेक्स्ट किसकी टर्न है स्टूडेंट? 4 की। 3 फैक्टोरियल हो चुका है मेरा, अब 4 की टर्न है। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल जानते हैं, अभी एग्जाम्पल में ही बताया था 24। अब क्या करेंगे? 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल स्टूडेंट कितना होगा? 3। दोबारा से लिख के दिखा रही हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ध्यान से समझना। तो 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24। 3 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6। 24 प्लस 6 कितना? 30। तो आंसर क्या हो गया? 1/30। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अब किसकी टर्न है? 5 की। तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आप क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल। देखें जी, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ओरली करें स्टूडेंट्स। 5 फैक्टोरियल किसके बराबर? 120 के बराबर, प्लस 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर। 120 प्लस 24 कितना? 1 अपॉन 144। दैट इज ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आया मजा ट्रिक में? इस तरीके के ट्रिक कम ही देखे गए हैं पेपर में, मगर बहुत बढ़िया था, इसलिए बार बार मार्क भी कर रही हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, याद रखें। जब कुछ भी फॉलो ना हो रहा हो, कुछ ऐसे आपको ऑप्शंस में अटक जाएं, तो जरूर ये वाली ट्रिक आप ट्राई करें। और कमेंट में जरूर मुझे मैसेज करें कि आपको कैसा लगा ये वाले क्वेश्चन नंबर 16 का ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 17, 6, 24, 60, 120, 210। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपके कंपटीशन एग्जाम्स का। आप चाहे बैंक के पेपर में या रेलवेज के पेपर में बैठेंगे ना, ये जो गवर्नमेंट के पेपर्स होते हैं, उसमें भी कई बार ये वाला क्वेश्चन ना देखा गया, ये वाला सीरीज का क्वेश्चन। बहुत ही इजी ट्रिक है। 6 और 24 का गैप देखें स्टूडेंट, 6 और 24 का गैप 18 है। सबसे पहले गैपिंग ही चेक करेंगे। 24 और 60 का गैप कितना है स्टूडेंट? 36। 60 और 120 का 60। 210 और 120 का गैप कितना है? 90। अगला गैप मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। गैपिंग चेक कर रहे हैं हम लोग। फिर फर्दर गैप देखें, 18 और 36 में किसका गैप है? 18 का। 36 और 60 में स्टूडेंट किसका गैप है? 24 का। सिर्फ गैपिंग चेक कर रही हूं मैं, गैप का गैप ले रही हूं, ठीक है। 60 और 90 में स्टूडेंट गैप कितने का है? 30 का। नेक्स्ट गैप कितने का है? 90 और क्वेश्चन मार्क का नहीं पता। फिर से फर्दर गैप ले रही हूँ। 18 और 24 में 6 का गैप है। 24 और 30 में किसका गैप है स्टूडेंट? 6 का। इसका मतलब इन नंबर्स में अगर 6 का गैप है तो अगला गैप भी किसका होना चाहिए था? 6 का ही होना चाहिए था। तो अगर 6 का ही होना चाहिए था तो यहाँ पे 6, तो ये ऊपर कितना गैप हो जाएगा? 30 प्लस 6 कितना? 36। मैंने 36 क्यों लिखा? दोबारा देखें, अगर 18 से 24 में 6 का गैप है तो 18 में 6 जोड़ा 24, 24 में 6 जोड़ा 30। अगेन यहाँ भी 6 का गैप होगा तो 30 में 6 जोड़ा 36। तो मैंने को क्या करना था? 18 में 18 जमा किया 36, 36 में 24 जमा किया 60, 60 में 30 प्लस किया 90, 90 में 36 प्लस किया तो क्वेश्चन मार्क आ गया। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास? बताएं जी। 90 में जब 36 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 126। इसका मतलब ये वाला गैप स्टूडेंट्स, ये वाला जो गैप आएगा वो कितने का आएगा? 126। क्योंकि पहले भी हमने गैप ही लिखे थे, ये 6 और 24 का गैप 18, 24 और 60 का 36, 60 और 120 का 60, 120 और 210 का 90। तो 210 और क्वेश्चन मार्क का गैप कितना? 126। तो अगर 210 में मैं 126 को जोड़ दूं तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क में आप क्या लिखेंगे? जल्दी से 210 प्लस 126। तो 210 में जब मैं 126 को जोड़ूंगी स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा? 336। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। गैप लेना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मिसिंग सिंबल इन द फिगर बिलो? सिंबल बताना है कौन सा मिसिंग है हम लोगों को। ठीक है जी, बता देते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में देखो, सेक्शन में देखो अपनी स्क्रीन पे कि ट्राइंगल है, फिर लास्ट में भी ट्राइंगल है। जो फर्स्ट की शेप है वही लास्ट की शेप है। अगेन सेकंड वाले सेक्शन में देखें, जो फर्स्ट शेप है वही लास्ट शेप है।
थर्ड सेक्शन में देखें स्टूडेंट, सर्कल सर्कल, फर्स्ट और आखिरी सेक्शन में क्या है, सेम फिगर है। तो अगर क्वेश्चन मार्क वाली जगह में डायमंड फिगर आ रही है तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह में भी ये वाली फिगर क्या होनी चाहिए, रिपीट। तो मेरा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट्स, देखते ही, कुछ भी नहीं करना। जो भी फर्स्ट सेक्शन मतलब स्टूडेंट मैं इसको कह रही हूं, ये मेरा फर्स्ट सेक्शन है, दिस इज माई फर्स्ट सेक्शन। देखिए जी, दिस इज माई फर्स्ट सेक्शन और दिस इज स्टूडेंट माई सेकेंड सेक्शन, है ना। दिस इज माई थर्ड सेक्शन और दिस इज माई फोर्थ सेक्शन, है ना। इन सेक्शंस की बात कर रही हूँ। फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट और लास्ट फिगर सेम है, सेकंड सेक्शन में भी सेम है, थर्ड में भी सेम है, तो फोर्थ में भी तो सेम होनी चाहिए, सेम लॉजिक। तो इसलिए डायमंड, अगेन क्वेश्चन मार्क की जगह भी डायमंड, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स प्लस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्या कर रहा है आपसे, सिंबल्स का मतलब आपको चेंज कर रहा है। मतलब प्लस का मतलब प्लस नहीं है, डिवाइड कर रहा है आपसे। कौन से एक्सप्रेशन में पूछ रहा है, नीचे एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, उसमें चेंजेस करने हैं। तो पहले हम लोग चेंजेस कर लेते हैं। क्या लिखोगे, 8, प्लस नहीं, प्लस का मतलब तो क्या हो गया स्टूडेंट, डिवाइड, डिवाइड बाय 2। परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 3। माइनस का मतलब +7। मल्टीप्लाई का मतलब माइनस का 4। चलो इसे रिजॉल्व करते हैं। बोर्ड मास लगाना, ऐसे रिजॉल्व मत करना। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट्स फिर ऑफ, दोनों ही चीजें अवेलेबल नहीं है। तीसरा क्या है, डिवीजन, सबसे पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई। 8/2 क्या हो गया, 4, 4 into 3 क्या हो गया, 12 स्टूडेंट, +7 -4। आप क्या करोगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले एडिशन फिर आपका सब्ट्रैक्शन। 12 + 7 19, 19 - 4 is 15. So our correct answer is option A, that is 15. 20th, ZA5 Y4B XC6 W3D। मुझे फाइंड आउट करना है नेक्स्ट सीरीज में कौन से लेटर्स और कौन से नंबर का कॉम्बिनेशन आएगा, ये बताना है हम लोगों को। ठीक है जी, बता देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास पहले Z आ रहा है फिर A। Z और A दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। कैसे, Z एंड ऑफ द सीरीज का पहला लेटर है ना, और A अल्फाबेटिकल सीरीज में फ्रंट से फर्स्ट पोजीशन पे आता है। सेम Y और B को भी देखें, Y एंड ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज में सेकंड पोजीशन पे आता है और B फ्रंट सीरीज में सेकंड पोजीशन पे आता है। सेम X और C भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, फिर W और D भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब नेक्स्ट में भी ऑपोजिट आएगा। मेरे पास A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। इसका मतलब अब E की टर्न है और E के ऑपोजिट स्टूडेंट क्या होता है मेरे पास, V। मैंने आपको ये कोडिंग डिकोडिंग में याद करना भी सिखाया था, आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, बड़ा फनी सा फॉर्मूला बताया था। आप लोग चेक करना, जिन लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ा, वो फनी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि किस लेटर के ऑपोजिट क्या आता है। तो मेरे पास E और V का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अब अगर आप ऑप्शन में नजर मारें तो सारे ऑप्शन E और V के हैं। ठीक है जी, ऑप्शन तो हमारे पास खत्म हो गई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सब E और V ही है, तो मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो आंसर नहीं निकाल पाऊंगी। अब देखो जी, और देखो कि मैं अभी ऑप्शंस के थ्रू नहीं प्रूव कर सकती कि A होगा, B होगा, C होगा या D हो गया। अब एक और चीज चेक करो, पहले ऑपोजिट आया फिर A आया, पहले एंड ऑफ द सीरीज फिर फ्रंट। नेक्स्ट में चेक करो, पहले एंड फिर फ्रंट। नंबर्स पहले लास्ट था, अब नंबर्स मिड में चला गया, फिर नंबर लास्ट में चला गया, फिर नंबर मिड में आ गया। इसका मतलब अब नंबर क्या आएगा, एंड में। नंबर किस में आएगा, एंड में। प्लीज ध्यान रखें,
मेरे पास नंबर के हिसाब से क्या लॉजिक चल रहा है स्टूडेंट, पहले नंबर एंड में, फिर मिड, फिर एंड, फिर मिड। अब नंबर किस में आएगा, एंड में। एंड में नंबर कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, या तो ऑप्शन सी में आ रहा है या तो ऑप्शन डी में आ रहा है, तो कंफर्म कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मेरा आंसर नहीं होगा, सी और डी में से कोई ना कोई मेरे पास आंसर होगा। अब चेक करो, पहले स्टूडेंट 5 आ रहा है, फिर मेरे पास अगर ऑल्टरनेट सीरीज देखो तो 5 के बाद क्या आ रहा है, 6। अगेन 6 पे ऑल्टरनेट सीरीज बनाओ तो मेरे पास 7 आना चाहिए, और 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा है क्योंकि सी और डी में से आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। मैंने ना ऑल्टरनेट सीरीज बनाई है, पहले सबसे पहले देखो 5 आ रहा है, ऑल्टरनेट सीरीज मतलब एक छोड़ के, फिर क्या आ रहा है नंबर्स में देखना, सिर्फ 6 आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब एक एक नंबर ही बढ़ रहा है, 5 + 1 6, 6 + 1 7, सी और डी में से ही आंसर हो सकता है, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन डी। 21 चूज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। कौन सा ऐसा है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा, ऑड वन आउट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। 6 18, 4 13, 5 16, 7 22। देखो 4 और 13 4 के टेबल में नहीं आता, ना ही 4 13 के टेबल में। अगेन 5 और 16 भी, ये भी मल्टीपल्स नहीं है, ये भी मल्टीपल्स नहीं है 7 22, मगर 18 मल्टीपल है किसका, 6 का, क्योंकि 6 के टेबल में 18 आता है, इसलिए मेरा ऑड वन आउट हो गया ऑप्शन ए। सिर्फ ऑप्शन ए मल्टीपल है, अदर ऑप्शंस नहीं है। 22 फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, मगर अल्फाबेटिकल सीरीज है, ACFGILMOR क्वेश्चन मार्क। आपने सीरीज के क्वेश्चन में जब भी अल्फाबेटिकल हुई तो सबसे पहले लॉजिक बनाए फर्स्ट लेटर का, कि ए से स्टूडेंट्स जी कैसे आया, जी से एम कैसे आया, और फिर एम से क्वेश्चन मार्क वाला नंबर कैसे आएगा, हमें ये निकालना है, नंबर नहीं लेटर, सॉरी। ए से जी चेक करें, बी सी डी ई एफ जी, इसका मतलब ए में कितना प्लस करें, 6 प्लस करें तो मेरे पास क्या आ जाता है, जी आ जाता है। जी से लेके एम, एच आई जे के एल एम, फिर से हमने क्या किया, पॉजिटिव 6 किया, तो हर बार हम पॉजिटिव 6 कर रहे हैं, तो एम में भी पॉजिटिव 6 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाला लेटर आ जाएगा। जल्दी से करें, एन ओ पी क्यू आर एस, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कंफर्म हो गया स्टूडेंट्स कि मेरे पास क्या आएगा, एस आएगा, यहां पे मेरे पास एस आना चाहिए, और एस से मेरे पास दो ऑप्शन स्टार्ट हो रही हैं, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी, तो सी भी रिजेक्ट करो, डी भी रिजेक्ट करो, दोनों ही ऑप्शंस हम लोगों ने रिजेक्ट मार दी। अब नेक्स्ट लेटर जानते ही हमारे पास ऑप्शंस हमें मिल जाएगी, तो हम एक लेटर और फाइंड आउट कर लेते हैं, सेकंड लेटर, क्योंकि या तो टी आएगा या तो यू आएगा, जैसे ही मुझे पता लग जाएगा मैं ऑप्शन मार्क कर लूंगी। फिर से देखें, सेकंड लेटर देखें, सी, उसके बाद क्या है आई, नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है ओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से देखें, सी से आई कैसे आया, डी ई एफ जी एच आई, इसका मतलब फिर से क्या हुआ, पॉजिटिव 6, लॉजिक पॉजिटिव 6 चल रहा है। आई होप ऊपर पॉजिटिव 6 चल रहा था तो शायद नीचे भी यही चल रहा होगा, अगेन अजम्पशन है, चेक जरूर करेंगे। जे के एल एम एन ओ, लो पॉजिटिव 6, हमारी अजम्पशन सही हो गई, तो ओ में पॉजिटिव 6 6 6 करें, पी क्यू आर एस टी यू, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, यू। तो हमारा आंसर स्टूडेंट क्या हो गया, ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। थर्ड लेटर फाइंड आउट करने की एज सच हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसी से हम लोगों का आंसर आ गया, और अगर थर्ड फाइंड आउट करना होता तो सेम तरीके से आप लोग फाइंड आउट करते, मैं आपको बता ही देती हूँ यहाँ पे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर थर्ड लेटर भी निकालना होता, सपोज करो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का सेकंड लेटर भी दोनों का यू होता, तो थर्ड लेटर हम लोगों को निकालना ही होता, निकाल भी लेते हैं एक बार, आर और फिर क्वेश्चन मार्क। एफ से एल देखें स्टूडेंट, एफ के बाद क्या आता है, जी एच आई जे के एल, पॉजिटिव 6, मोस्ट प्रोबेबली ये भी पॉजिटिव 6 हो रहा होगा, चेक करें एल से, एम एन ओ पी क्यू आर, पॉजिटिव 6, आर से पॉजिटिव 6 ढूंढें स्टूडेंट्स,
क्या होगा, x आपका। तो ऐसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन बी। 23rd, Aman and Asha got married on 5th December 1993। 5th December 1993 को वो लोग मैरिड है, ठीक है जी। In which year will they next celebrate their anniversary on a Sunday? किस साल वो अपनी एनिवर्सरी कौन से दिन सेलिब्रेट करेंगे, संडे को ही सेलिब्रेट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है ना। उनकी जो एनिवर्सरी है वो 5 दिसंबर 1993 को आती है। किस ईयर विल दे नेक्स्ट सेलिब्रेट, मतलब अगली बार सेलिब्रेट करेंगे अपनी एनिवर्सरी संडे को। इसका मतलब क्वेश्चन में हिंट कर रहा है कि 5 दिसंबर 1993 को क्या है मेरे पास, संडे। अगर 5 दिसंबर 1993 को संडे है तो अब कौन सा ईयर पड़ेगा 1993 के बाद, जब वो सेम डे अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। मैंने आप लोगों को कैलेंडर में आपको कंसेप्ट बताया था कि जब भी ऑर्डिनरी ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं, तो ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर। तो कितने ऑड डे होते हैं, एक। और जब लीप ईयर होता है, मतलब जो 4 से डिविजिबल होता है, जैसे 1996 मेरा लीप ईयर है ना, तो जब भी लीप ईयर होता है तो ऑड डेज कितने होते हैं, फिर से 7 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर चाहिए तो ऑड डेज कितने होते हैं, 2। अगर 5 दिसंबर 1993 को स्टूडेंट संडे है तो 5 दिसंबर 1994 को, मैं सिर्फ ईयर लिख रही हूँ क्योंकि दिन तो सेम है, डेट तो सेम है, तो 1994 मेरा लीप ईयर नहीं है, तो 1993 से 1994 कितने ऑड डेज, एक दिन आगे। तो एक दिन आगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मंडे। अगेन 1995 पे चलें, अगेन मेरा साल चेंज हो गया और 1995 हो गया। 1995 भी स्टूडेंट लीप ईयर नहीं होता है। अगेन एक दिन और आगे क्योंकि एक ऑड डे होता है, ट्यूसडे हो गया। 1996 पे चलें स्टूडेंट्स, 1996 मेरा लीप ईयर है। लीप ईयर की पहचान क्या है, 4 से डिविजिबल होता है नहीं, और 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, आखिरी 2 डिजिट। 1996 के आखिरी 2 डिजिट क्या है, 96। 96 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर 1996 4 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने दिन आगे जाना है, 2 दिन। तो ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ो स्टूडेंट, तो कितना हो गया, थर्सडे हो गया। मतलब 5 दिसंबर 1996 को थर्सडे है। 1997 आओ, मुझे तो संडे तक पहुंचना है। अगेन ये मेरा क्या है, ऑर्डिनरी ईयर, एक दिन आगे जाओ, फ्राइडे हो गया। 1998 स्टूडेंट जल्दी से चेक करें, क्या 1998 मेरा लीप ईयर है, नहीं, क्योंकि 98 4 के टेबल में नहीं आता। तो मेरे पास क्या हो गया, सैटरडे। इसका मतलब संडे का कौन सा ईयर हो गया, अगले ही साल मेरे पास संडे हो जाएगा। 5 दिसंबर 1999 को संडे है, तो वो कौन सा ईयर है जब वो फिर से संडे को सेलिब्रेट करेंगे, 1999। दैट मीन्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। पैटर्न मुझे फाइंड आउट करना है जिससे मेरी फिगर क्या हो रही हो, कंप्लीट हो रही हो। जल्दी से फिगर की तरफ देखें, पहले सेक्शन में देखें, दिस इज माय फर्स्ट सेक्शन। मैं लिख भी देती हूँ एक बार स्टूडेंट्स आपको, दिस इज माय फर्स्ट सेक्शन। फिर ये मेरा सेकंड सेक्शन हो गया, ये मेरा थर्ड सेक्शन हो गया, और ये मेरा फोर्थ सेक्शन हो गया जो क्वेश्चन मार्क है। देखें स्टूडेंट्स, मुझे पैटर्न फाइंड आउट करना है। अगर आप सेकंड और थर्ड सेक्शन देखें तो ऑपोजिट चल रहे हैं। पहले जो डॉट्स हैं वो नीचे हैं और थर्ड में डॉट्स ऊपर हैं। इसका मतलब सेकंड और थर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, है ना। अगर फर्स्ट में डॉट्स राइट हैंड साइड है तो फोर्थ में लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए कायदे से। तो जो फोर्थ में लेफ्ट हैंड साइड, तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ हल्का फुल्का सा पैटर्न हम लोगों को फाइंड आउट करना था, नथिंग एल्स।
मुझे नहीं लगता इस प्रकार के क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट होगा। ये वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्लॉक का क्वेश्चन है। One day Kuldeep observed the time in the mirror image of the clock as 4 hours 40 minutes. Again mirror image देखी, mirror मतलब शीशे में इमेज देखी क्लॉक में 4 hours 40 minutes हो रहा था। एक्चुअल टाइम देखना है मुझे। अगर आप 4 hours 40 minutes आपको क्लॉक में नजर आ रहा है तो आपको मिरर में इमेज में नजर आ रहा है, तो आपका एक्चुअल टाइम क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट? 4 और 40 अपने दिमाग में किस तरह की पिक्चर रखें कि आपको मिरर में क्लॉक में क्या नजर आ रहा है? 440 नजर आ रहा है ना? 440। अगर 440 आपको मिरर में नजर आ रहा है तो एक्चुअल में टाइम क्या होगा? अपने अपने माइंड में घड़ी बनाएं। क्या आपको नहीं लगता एक्चुअल टाइम 720 हो रहा होगा? क्लॉक में तो उल्टा नजर आता है ना। 440 बनाओ आप लोग अपने माइंड में, 440 कैसे होता है। अब 440 को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो मेरे पास क्या हो गया? बड़ी सुई छोटी बन गई, छोटी सुई बड़ी बन गई, तो मेरे पास क्या टाइम हुआ? 720। इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ माइंड में बनाने होते हैं स्टूडेंट। घड़ी आनी चाहिए आपके माइंड में। और आप लोग क्या करेंगे? घड़ी लेंगे, एक मिरर में देखेंगे और मिरर में आप क्या घड़ी में टाइम बजाएंगे? 720। 720 को मिरर में देखना, आप लोगों को क्या नजर आएगा? 440। ऐसे ही कुछ टाइम को लेके कुछ टाइम्स और एग्जाम्पल लें और मिरर में देखें और देखें कि एक्चुअल टाइम क्या आ रहा है और गेस वर्क करें अपना। और मुझे कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, कि सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ और सबने प्रैक्टिस करा जो मैंने आपसे कहा था कि घड़ी में टाइम चेंज करके चेक करें। डू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द कोड फॉर नेम इज दिस देन व्हाट विल बी द कोड फॉर टीम। बड़ा सा नाम लिखा हुआ है, नेम का बड़ा सा कोड लिखा हुआ है, वो भी न्यूमेरिक कोड है। मुझे किसका कोड फाइंड आउट करना है? टीम का। सबसे पहले लॉजिक देखते हैं। अगर आप कोड ध्यान से देखें, NAME, ये मेरा कोड है, सॉरी ये मेरा वर्ड है। इसका कोड देखना है हम लोगों को, ठीक है जी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 1326142। तो मैं क्या कर रही हूँ? ब्रेक करके लिख रही हूँ। इसको लिख रही हूँ 13, इसको लिख रही हूँ स्टूडेंट 26। आई होप जब मैं लिखूं तो आपके माइंड में कुछ आना चाहिए। मैंने कोडिंग डी कोडिंग में भी ये बात बताई थी, आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि किस तरीके से बन रहा है। ऐसे लिख रहा है, N को 13, A को 26, M को 14, E को 22। N मेरे एंड से कितने पे आता है? एंड से अगर सीरीज में N की काउंटिंग करो तो 14 पोजीशन पे। N का ऑपोजिट M, और M कौन सी पोजीशन पे आता है? 13 पे। A फर्स्ट पोजीशन पे, A का ऑपोजिट Z, Z कौन सी पोजीशन पे आता है? 26 पे। ऑपोजिट्स हैं। M का ऑपोजिट N, N कौन सी पोजीशन पे आता है? 14 पे। E का ऑपोजिट V, V कौन सी पोजीशन पे आता है? 22। तो लेटर का ऑपोजिट लेना है, फिर उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है। सेम फॉर टीम। T का ऑपोजिट स्टूडेंट, T का ऑपोजिट G, G कौन सी पोजीशन पे आता है? 7। E का ऑपोजिट V, V कौन सी पोजीशन पे आता है? 22। A का ऑपोजिट Z कौन सी पोजीशन पे? 26 पे। M का ऑपोजिट N कौन सी पोजीशन पे? 14 पे। तो मेरा आंसर हो गया 722 26 14। 722 26 14, दैट इज ऑप्शन बी। ज्यादातर ये जो कोडिंग डिकोडिंग में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, वो प्लेसमेंट होती है जनरली। तो इस बात को ध्यान रखें और इस तरीके के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। डायरेक्शन, मैंने आपको ये डायरेक्शन के चैप्टर में भी बताया था, या जब मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको करवाए थे तो भी बताया था कि टोटल कितनी डायरेक्शंस होती हैं स्टूडेंट। टोटल मेरे पास 8 डायरेक्शंस होती है। नॉर्थ, मैप ध्यान रखें, मैप के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी, जहां J&K है मैप में, इंडिया के मैप में। साउथ, जहां पे केरल है, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के ऑपोजिट है। ईस्ट, जहां मेरी ईस्टर्न स्टेट्स आती हैं जैसे असम। वेस्ट, जहां मेरा गुजरात आता है, वो मेरी वेस्ट साइड है।
मेन डायरेक्शन मेरे पास 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में स्टूडेंट्स क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे टोटल डायरेक्शन, योर आंसर वुड बी 8, बट आपसे पूछूं मेन डायरेक्शन सिर्फ हमारे पास 4 है। कौन कौन सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27 डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। आई एम फेसिंग साउथ, मेरा फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ फेसिंग है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, मेरा फेस साउथ की तरफ फेसिंग है, ठीक है जी, मैं साउथ की तरफ देख रहा हूँ। लेट अस सपोज कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, इस पॉइंट ए पे खड़ा हूँ। ध्यान से देखना, मैं पॉइंट्स को नेमिंग करती रहती हूँ कि मैं इस पॉइंट ए पे खड़ा हूँ और जो मेरा फेस है वो नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। आई टर्न राइट, जब मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो मेरा लेफ्ट क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। तो मेरी राइट हैंड साइड कौन सी होगी, लेफ्ट वाली। नॉर्थ में लेफ्ट कौन सा होता है, जो आपका लेफ्ट हैंड होता है और जो राइट हैंड होता है। साउथ में क्या होता है, लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है। तो कहाँ पे टर्न कर रहा है, राइट में, तो आपका लेफ्ट आपका राइट बन गया। तो ए से लेके बी, यहाँ बी तक मैं पहुंचा और मैंने कितने किलोमीटर वॉक किया, 20 किलोमीटर मैंने वॉक कर लिया, ठीक है जी। ए से बी तक पहुंच गए हम। देन आई टर्न राइट अगेन, बी पे मैं पहुंचा, यहां से राइट हो गया। तो जब मैं बी की तरफ अपनी नोटबुक्स घुमाए और फिर देखें, जब मैं राइट होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगा। और जब मैं स्टूडेंट नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचूंगा तो मैं कहाँ तक पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। और देन आई टर्न राइट अगेन, पहले राइट लिया और फिर कितने मीटर वॉक किया, 10 मीटर। तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। देन आई टर्न लेफ्ट, सी पे पहुंच के लेफ्ट लिया। अगेन सी नॉर्थ डायरेक्शन है, आपका लेफ्ट लेफ्ट ही कहलाएगा। तो मैं कौन से पोजीशन पे पहुंच गया, डी पोजीशन पे। बट मैंने कितना वॉक किया, इस पे ध्यान रखना। मैंने कितना वॉक किया, मैंने लेफ्ट लिया और वॉक किया कितना, 10 मीटर्स का मैंने वॉक किया, ठीक है जी। तो डी से सी मेरा क्या हो गया, 10 मीटर्स। कंटिन्यू। देन आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर्स, डी से फिर राइट लिया, डी से राइट आप नॉर्थ की तरफ पहुंच गए। और मैं कौन से ई पॉइंट पे पहुंच गया और कितने मीटर मैंने वॉक किया, 20 मीटर्स। आई वॉकड 20 मीटर्स, ठीक है जी। देन आई टर्न राइट अगेन, ई से फिर से राइट लिया, ई नॉर्थ फेसिंग है, आपका राइट राइट ही होगा। तो ई से जब मैं राइट लूंगी तो मैं सपोज करो एफ पोजीशन पे पहुंच गई और कितने मीटर की दूरी ट्रेवल करी, 60 मीटर्स। तो ई से एफ 60 मीटर्स हो गया। क्वेश्चन आपसे कह रहा था, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अब मैं कितनी दूरी पर हूं, कौन सी डायरेक्शन है, मुझे डायरेक्शन बतानी है, डिस्टेंस नहीं बताना। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, एंडिंग पॉइंट क्या है, एफ। तो ए से एफ का मुझे क्या बताना है स्टूडेंट, ए से एफ का मुझे क्या बताना है, डायरेक्शन। क्योंकि ए से एफ बताना है तो ए से एफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ तो फिक्स्ड हो गया। तो अगेन ये कोई कंप्लीट डायरेक्शन नहीं है, कंप्लीटली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप लोग नहीं है, बीच में लाए कर रहे हैं। यहाँ कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर जा रहे हो इसलिए नॉर्थ फिक्स हो गया। यहाँ कौन सी डायरेक्शन लाए करती है, ईस्ट, इसलिए मेरा आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में वर्ड्स को कुछ और लिख रहे हैं। डिसिफरिंग कोड के क्वेश्चंस हैं। यू आर ग्रेट का मतलब वाटर इज कोल्ड, दे आर पुअर मीन्स रेन इज हैवी, पुअर नॉट ग्रे मीन्स हैवी नेवर कोल्ड, एंड विच वर्ड स्टैंड्स फॉर रेन, रेन के लिए कौन सा वर्ड है हम लोगों को ये बताना है, ठीक है जी, बता देते हैं। इसमें क्या करना है, हम लोगों को रेन के लिए वर्ड बताना है कि कौन सा यूज हुआ है। पहले देखें कि रेन किसी और स्टेटमेंट में भी आ रहा है। पहला स्टेटमेंट यू आर ग्रेट, फिर मेरे पास कौन सा हो गया, दे आर पुअर, फिर मेरे पास पुअर नॉट ग्रेट। तो रेन मेरा और कहीं नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि दे आर पुअर का कोड गिवन है, रेन इज हैवी, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, किसी तरह मुझे ये पता लग जाए कि हैवी किस वर्ड का कोड है, इज कौन से वर्ड का कोड है, तो मैं रेन का कोड भी इजीली फाइंड आउट कर लूंगी।
अब चेक करो, दे आर पुअर और यू आर ग्रेट में कितने वर्ड्स कॉमन है? सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन है, कौन सा? आर। अगर आर कॉमन है स्टूडेंट्स तो कोड भी एक कॉमन होगा। यू आर ग्रेट का कोड क्या है? वाटर इज कोल्ड। दे आर पुअर का क्या है? रेन इज हैवी। तो आर का कोड क्या हो गया स्टूडेंट? इज। अगर वर्ड एक कॉमन है तो कोड भी एक ही कॉमन होगा। ठीक है जी। अब एक और चीज देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है दे आर पुअर और थर्ड है पुअर नॉट ग्रेट। इन दोनों में से एक वर्ड कॉमन है, क्या? पुअर। तो कोड भी स्टूडेंट एक कॉमन होगा। कोड देख लेते हैं। दे आर पुअर का रेन इज हैवी, पुअर नॉट ग्रेट का हैवी नेवर कोल्ड। तो कौन सा कोड कॉमन आ रहा है? हैवी। अब मुझे पता लग गया कि इज का कोड आर है, हैवी का कोड पुअर है। तो दे आर पुअर में आर और पुअर का कोड पता है, तो दे का कोड क्या हो जाएगा? रेन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। इफ द थर्ड ऑफ अ मंथ फॉल्स ऑन फ्राइडे, किसी भी महीने की थर्ड को फ्राइडे आता है, वॉट डे विल इट बी ऑन द फोर्थ डे आफ्टर 21st ऑफ दिस मंथ। अगर किसी मंथ के थर्ड डे को, थर्ड तारीख को फ्राइडे होता है, तो मुझे ये बताना है 21st ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 21st के 4 दिन बाद। देखो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना, क्वेश्चन में क्या कहा? फोर्थ डे आफ्टर 21st ऑफ दिस मंथ, 21st के इस महीने की 21 तारीख के 4 दिन बाद। तो इसका मतलब कौन सा डेट पूछ रहा है? 25th। इसका मतलब 25th ऑफ द मंथ पूछा जा रहा है। अगर 3 को फ्राइडे है तो 25th को क्या होगा? जल्दी से निकाल लेते हैं। हर एक 7 दिन बाद स्टूडेंट साइकिल रिपीट होती है, तो अगर 3 को फ्राइडे है स्टूडेंट, तो मेरे पास 3 + 7 कितना? 10। 10 को भी फ्राइडे होगा। अगर 10 को फ्राइडे है, फिर से 7 दिन कैलकुलेट करो, 17 को भी फ्राइडे होगा। अगर 17 को फ्राइडे है, फिर से 7 ऐड करो, 25th को, 24th को भी फ्राइडे है, तो 10, 17, 24 को तो फ्राइडे होगा। मुझे 25th को निकालना था। अगर 24 को फ्राइडे है तो 25th को क्या हो गया स्टूडेंट? सैटरडे। वेरी इजी क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, दैट इज सैटरडे। हर एक 7 डेज बाद साइकिल रिपीट होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने इसी कंसेप्ट से किया है। 3 + 7 10, 7 + 10 17, 17 + 7 24। तो इन तारीख को तो फ्राइडे है, क्योंकि 25th को ही निकालना था, तो एक दिन जमा कर दें, फ्राइडे + 1 सैटरडे हो गया। क्वेश्चन नंबर 30th। ऑल रोड्स आर ट्रीज, नो ट्री इज सोप्स। सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को वेन डायग्राम की अप्रोच मैंने आपको सिखाई थी जब ये वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो बस उसी अप्रोच से हमें क्वेश्चन करना है। सारे रोड्स ट्रीज हैं, मतलब रोड्स का सर्कल अंदर स्टूडेंट्स और ट्रीज का सर्कल बाहर। सारे रोड्स क्या है मेरे पास? ट्रीज है। तो कुछ इस प्रकार का सर्कल बनेगा। सारे रोड्स ट्रीज है। नो ट्री इज सोप, और कोई भी ट्री सोप नहीं है, मतलब ट्री और सोप का कोई रिश्ता नहीं है। अगर ट्री और सोप का कोई रिश्ता नहीं है तो ट्री का सर्कल सोप के सर्कल को टच नहीं करेगा। ठीक है जी। कंक्लूजन्स, हमें इस स्टेटमेंट के रिफ्लेक्ट में ही बताना है कौन सा कंक्लूजन ट्रू है और कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है। नो सोप इज रोड, अगर ट्री का सोप के साथ रिश्ता नहीं है तो सोप का रोड के साथ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारी रोड्स क्या है? ट्रीज। ट्रीज के सर्कल के अंदर रोड है। अगर मैं सोप का सर्कल को रोड के सर्कल से टच करूंगी तो ट्री से भी रिलेशनशिप बन जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है ट्री से सोप का रिश्ता नहीं है, इसका मतलब कोई भी सोप रोड नहीं हो सकता। ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। सम ट्रीज आर रोड, अगर सारे ही रोड्स ट्रीज है तो ट्री का भी कुछ पार्ट रोड्स होगा ही होगा, क्योंकि रोड्स किसके अंदर बने हुए हैं? ट्रीज के। अगर सारे ही रोड्स ट्रीज हैं स्टूडेंट, तो कुछ रोड्स भी ट्रीज होंगे। सारी सड़कें अगर पेड़ हैं तो कुछ सड़कें भी पेड़ होंगे, और अगर कुछ सड़कें पेड़ हैं तो कुछ ट्री भी पेड़ होंगे। अगेन सिलॉजिज्म में बताया था, अगर ए टाइप का स्टेटमेंट है, अगर ए टाइप का कंक्लूजन ट्रू है कि सारे ही रोड्स ट्रीज है,
तो कुछ रोड्स भी ट्रीज होंगे, और अगर कुछ रोड्स ट्रीज होंगे तो ट्रीज का भी कुछ पार्ट रोड्स होगा। कंफर्म ट्रू। नो रोड इज सोप। अगेन रोड और सोप में तो हमने अभी पढ़ा था पहले कंक्लूजन में कि कोई रिश्ता है ही नहीं। ट्रू। तो सारे ही कंक्लूजन इसमें ट्रू है, तो हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास प्रीवियस ईयर के ड्यू जैट के क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप सबको ये वाला लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्वेश्चंस की वैरायटी आपको मिली होगी, और कई स्टूडेंट्स के जैसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लो। आई होप उनके डाउट्स भी सॉल्व हो गए होंगे, है ना, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताई हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो लोग भी ड्यू जैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ज़रूर 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 इस वीडियोस को देखें, और जो भी लोग फ्रेंड्स के फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी हेल्प की जाए, और उनको भी मेरा वीडियोस आप लोग शेयर करें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो, मेरी आपको टीचिंग अच्छी लगती हो, तो आप ज़रूर ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। आप सबके कहने के अनुसार बहुत लोगों ने मेरे से कमेंट किया था, मैम प्लीज़ 2020 का कुछ अपलोड करो। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतने लोग मुझे पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आप लोगों की उससे एनकरेजमेंट होते ही, क्योंकि मुझे बच्चों का लॉस नहीं करना था। आई नो कि आपका पेपर सर पे है, इसलिए मैंने आपसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को शेयर किया। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप कि जल्दी ही मैं आप लोगों से ड्यू जैट का क्वांट्स का पेपर भी आप लोगों से डिस्कस करूंगी। अगेन आई प्रॉमिस बिफोर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाय एवरीबॉडी।